Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very good morning. So, starting with the next topics of today's lecture, what is complementarity? Complementarity से क्या मुराद है? अब इसमें हमने ये याद रखना है कि जब भी कोई रेप्लिकेशन होगी वायरल जीनोम की, उसको कोई ऊपर से गवर्न कर रहा होगा. So that is governed by the principle of complementarity. अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है? एक स्ट्रैंड बनना चाहिए with a complementary base sequence. So a strand with a complementary base sequence must be synthesized. और ये strand कैसे act करेगा? It will act as a template. For what? For the synthesis of actual viral genome. So what is complementarity? The virus has to make a strand with a complementary base sequence. और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस है ये एक्ट करेगा एज अ टेम्पलेट. किसके टेम्पलेट के लिए? फॉर द सिंथेसिस ऑफ एक्चुअल वायरल जीनोम. नाउ दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन. यही बात लिखी है कि रेप्लिकेशन ऑफ द जीनोम इज गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी. कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस चाहिए जो कि सर्व करेंगे टेम्पलेट के तौर पे और सिंथेसिस हो जाएगी हमारे पास एक्चुअल वायरल जीनोम. लेट सिंथेसिस जब हो रही होती है तो वायरल स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनती हैं कैप्सिड के लिए, न्यूक्लियोकैप्सिड के लिए, कवरिंग के लिए, और ये भी साथ साथ सिंथेसाइज होती हैं. नाउ कमिंग टू स्पेसिफिक वायरसेस, पोलियो वायरस क्या करता है? अब लेट्स स्टार्ट कि पोलियो वायरस क्या करेगा. इट विल यूज पॉजिटिव स्ट्रैंडेड इंटरमीडिएट विच इज टेम्पलेट फॉर it will use negative stranded intermediate which is template for positive strand genome. ये क्या करेगा? नेगेटिव स्ट्रैंडेड इंटरमीडिएट को यूज करेगा जो कि टेम्पलेट के तौर पे एक्ट करेगा. किसका टेम्पलेट? फॉर पॉजिटिव स्ट्रैंडेड जीनोम के लिए. अच्छा, सेकंड आ जाएगा हमारे पास इन्फ्लुएंजा, मीजल्स एंड रेबीज. ये क्या करेंगे? दे मेक अ पॉजिटिव स्ट्रैंडेड इंटरमीडिएट विच इज टेम्पलेट फॉर नेगेटिव स्ट्रैंडेड जीनोम. तो ये तीनों वायरसेस पॉजिटिव स्ट्रैंडेड इंटरमीडिएट बनाएंगे जो कि टेम्पलेट होगा नेगेटिव स्ट्रैंडेड जीनोम के. रोटा वायरस क्या करेगा? रोटा वायरस करेगा पॉजिटिव स्ट्रैंड बनाएगा दैट एक्ट एज बोथ मैसेंजर आरएनए एंड टेम्पलेट फॉर नेगेटिव स्ट्रैंड इन द डबल स्ट्रैंडेड जीनोम आरएनए. तो रोटा वायरस पहले पॉजिटिव स्ट्रैंड बनाएगा जो कि एक्ट करेगा बोथ मैसेंजर आरएनए और टेम्पलेट. किसके लिए? नेगेटिव स्ट्रैंड्स बनेंगे डबल स्ट्रैंडेड जीनोम आरएनए में. रेट्रोवायरस क्या करेगा? इट विल यूज द नेगेटिव स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इंटरमीडिएट टू मेक पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए. और हेपेटाइटिस बी वायरस क्या करते हैं? हेपेटाइटिस बी वायरस विल यूज इट्स मैसेंजर आरएनए एज टेम्पलेट टू मेक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. Is this clear? So coming to the assembly and release of virus from the host cells. Then what are the steps that will be required for assembly and release of virus from the host cells? अच्छा, अब इसमें ये होता है कि प्रोजेनी पार्टिकल्स हमने बताया था कि वो असेंबल हो गए, लाइन अप हो गए. अब क्या करेंगे? पैकेजिंग होगी वायरल न्यूक्लिक एसिड्स की. वायरल न्यूक्लिक एसिड्स की पैकेजिंग कहाँ होगी? विद इन द कैप्सिड प्रोटीन्स. इसमें हम एक वायरस की एग्जांपल लेते हैं, साइटोमेगालो वायरस. साइटोमेगालो वायरस असेंबली करता है न्यूक्लियस ऑफ द सेल में. लाइन अप हो जाएगा सेल के न्यूक्लियस में, लाइन अप होगा और उसके बाद जो वायरल डीएनए वो एंटर होगा कैप्सिड से. और कैप्सिड किससे बनेगा? कैप्सोमेयर्स से. कैप्सोमेयर्स क्या होते हैं? यूनिट्स होते हैं जो कैप्सिड बनाते हैं. तो पहले एक हॉलो शेल बनेगा. हॉलो शेल के अंदर से वायरल डीएनए या जिसे जीनोम डीएनए कहेंगे वो उसके अंदर से शेल के अंदर पोर्टल प्रोटीन्स होंगी. और पोर्टल मीन्स कि वो उसका रास्ता बना रही है ताकि जीनोम डीएनए जो है वो वायरस में अंदर अपना चला जाए. एपेक्स ऑफ द कैप्सिड पे ये पोर्टल प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी और इन पोर्टल प्रोटीन्स के रास्ते वायरल डीएनए जो है वो वायरस के अंदर चला जाए. Now this is packaging and assembly. Steps which are involved in packaging and assembly of the viruses. ये देख लीजिए, असेंबली हो रही है, कैप्सिड बन रहा है, मैचुरेशन हो रही है और आखिर में पैकअप हो रही हैं चीज़ें. पैकअप में क्या हो रहा है? वायरल डीएनए है, आरएनए, न्यूक्लियोकैप्सिड है, उसकी प्रोटीन कोड्स हैं. एंड नाउ दिस वायरस पार्टिकल इज ready to get exit from its host cell.
अब होस्ट सेल से इसमें बाहर कैसे निकलना है? पैक होके खड़ा हो गया, फैक्ट्री की मैंने एग्जांपल दी थी आपको, पैक होके वहां पे लेट्स सपोज के पैक वहां पे मल्टीपल पैकेजेस जो हैं वो पड़े हुए हैं एंड दे हैव टू एग्जिट आउट ऑफ दैट फैक्ट्री। होस्ट सेल भी एक फैक्ट्री के तौर पे काम कर रहा है ना, फैक्ट्री की मशीनरी यूज की, फैक्ट्री की सारी एनर्जी यूज की, सारी चीजें यूज करके नाउ इट हैज टू एग्जिट फ्रॉम दैट फैक्ट्री सेटअप। एक तो होगा कि रप्चर कर देगा सेल मेम्ब्रेन को। फर्स्ट ये जो फिगर देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे, ये पिंक कलर का सेल है, इसमें आप ये देखें कि सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो रही है और वो खुशी खुशी मैच्योर वायरल पार्टिकल्स जो हैं वो रिलीज हो रहे हैं। ये कहाँ पे ज्यादा होता है? जो कि नॉन एनवेलप्ड वायरसेस हों, जिनको ऊपर अपना एक कोट चढ़ाने की जरूरत नहीं होती, वो क्या करते हैं सेल को लाइज कर देते हैं और खुशी खुशी वहां से रिलीज हो जाते हैं। एक होती है सेकंड कॉलम में आए, ये होती है बडिंग। बडिंग किस में होती है? जो एनवेलप्ड वायरसेस होते हैं जिनके ऊपर एक कोट चढ़ा हुआ होता है, वो एक लिफाफे में बंद होते हैं। ये क्या करते हैं? दे बड थ्रू द आउटर सेल मेम्ब्रेन। अब इस वाली फिगर में देखें, अगर ये जो क्रीम कलर का सेल बना हुआ है, ये देखें पहली वाली फिगर में तो सेल लाइज हो रहा था, बर्स्ट हो रहा था, रप्चर हो रही थी। यहाँ पे देखें वो बर्ड्स थी छोटी छोटी बन रही और वहां से उस रास्ते में से मैच्योर वायरॉन्स जो है वो एग्जिट हो रहे हैं और अपना रास्ता बना रहे हैं। Now coming to the last topic of this lecture, what is meant by lysogeny? Lysogeny क्या होता है? इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें लेटेक्स साइकिल एक्सप्लेन हुई भी है, सेकंड पार्ट में लाइसोजेनिक साइकिल एक्सप्लेन हुई भी है। लाइसोजेनिक साइकिल क्या होता है? इसमें ये होगा कि कुछ वायरसेस जो हैं, पहले तो इसमें है कि जो सिंपल वायरसेस हैं वो अमूमन वही साइकिल यूज करते हैं जो हमने पहले डिस्क्राइब कर लिए सारे उनके स्टेप्स, लेकिन कुछ वायरस ऑल्टरनेटिव पाथवे यूज करते हैं। अब इस पाथवे को कहते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। इसमें क्या होता है कि वायरल डीएनए इंटेग्रेट हो जाता है होस्ट सेल क्रोमोसोम्स में। होस्ट सेल का जो क्रोमोसोम है उसके अंदर आके इंटेग्रेट हो जाएगा, लेकिन उस टाइम पे कोई प्रोजेनी वायरसेस उस टाइम पे नहीं बन रहा है, राइट? So it becomes integrated into the host cell chromosomes and no progeny viruses particles are produced at that time. अब वायरल न्यूक्लिक एसिड जो है वो अपना फंक्शन करता रहता है in a variety of ways में. For instance, it will help in the synthesis of exotoxins. कुछ exotoxins बनाना शुरू करेगा ये. Now which exotoxins? Please try to recall your chapter of exotoxins. और उसमें हमने कुछ एक्सोटॉक्सिन्स का जिक्र किया था। सेवरल एक्सोटॉक्सिन्स थे बैक्टीरिया में जो कि एनकोड करते थे जीन्स ऑफ द इंटेग्रेटेड बैक्टीरियोफाज, जिसको हम प्रोफाज भी कहते हैं। ये आप थोड़ा सा याद करें, ये आपको याद आ जाएगा कौन से एक्सोटॉक्सिन्स थे। आई विल रिक्वेस्ट यू टू नेम देम। देयर आर 3 or 4 एक्सोटॉक्सिन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द जीन्स ऑफ द इंटेग्रेटेड बैक्टीरियोफाज। वो बैक्टीरियोफाज या वो वायरस जो कि आके बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियल क्रोमोसोम के ऊपर लग गया। Now what is lysogenic conversion? Lysogenic conversion क्या होती है? Lysogenic conversion is the term applied to the new properties that a bacterium will acquire as a result of expression of integrated prophage genes. बैक्टीरिया था, उसके अंदर कोई इन्फेक्टेड वायरस आके लगा। अब बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर वो जो जीन्स आई हैं वायरस की वो इंटेग्रेट हो गई हैं और उसको हम कहेंगे इंटेग्रेटेड प्रोफाज जीन्स। So lysogenic conversion is the term that is applied to the new properties. पहले बैक्टीरिया बेचारा लीथल नहीं था, वो इतना ज़्यादा पैथोजेनिक नहीं था, लेकिन एक इन्फेक्टेड वायरस आया, उसने अपना जीनोम बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर इंटेग्रेट किया। इस सारे प्रोसेस को प्रोफाज कहते हैं और अब वो बैक्टीरिया ज़्यादा लीथल हो गया, ज़्यादा पैथोजेनिक हो गया। इसका मतलब उसकी लाइसोजेनिक कन्वर्जन हो गई है। पहले बेचारा वो नॉन पैथोजेनिक था, इतना लीथल नहीं था, इतना डेंजरस नहीं था। जैसे ही एक इन्फेक्टेड वायरस आया उसने उसको ज़्यादा एम्पावर कर दिया। और ये किस तरह होती है लाइसोजेनिक कन्वर्जन? दैट इज मीडिएटेड बाय वन ऑफ द मेथड्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। इफ यू विल रिकॉल द चैप्टर ऑफ जेनेटिक, ये जो जेनेटिक ट्रांसफर हमने पढ़ा था बिटवीन द बैक्टीरिया, यू कैन रिकॉल कि विच मेथड दैट इज यूज्ड ओवर देयर, whether it was conjugation, transduction, transformation or some else. So kindly I will request again you to recall that chapter. Next is
Which is the best understood model system to describe lysogenic cycle in the viruses? ये आपका जो लाइसोजेनिक वाले पेजेस हैं इनमें देखें कि व्हाट इज द बेस्ट अंडरस्टूड मॉडल, कौन सा बेस्ट अंडरस्टूड मॉडल है जो कि डिस्क्राइब करता है लाइसोजेनिक साइकिल इन वायरसेस में. सो मैं रिक्वेस्ट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन आल्सो. नेक्स्ट आता है हमारे पास ड्रॉ लाइसोजेनिक एंड लिटिक साइकिल्स. ये भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी बुक पे पेज नंबर खोल लीजिए और पेज नंबर है आई थिंक सो 229. 229 जब आप खोलेंगे तो इसमें आपको पहले ही डायग्राम नजर आएगी जिसमें एक लिटिक साइकिल बनाई हुई और एक लाइसोजेनिक साइकिल बनाई हुई है. मैं आपको आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन दैट डायग्राम. तो स्टार्टिंग फ्रॉम एक बैक्टीरिया जो कि इकोलाई है और उसके ऊपर एक लैम्डा बैक्टीरियोफाज आके लग गया. अब लैम्डा बैक्टीरियोफाज क्या था? इन्फेक्टेड वायरस था जिसके अंदर बहुत ज्यादा पैथोजेनिक प्रॉपर्टीज थी और बेचारा इकोलाई जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम लेके अपना बैठा हुआ था आराम से. अब इकोलाई के ऊपर आके लगा लैम्डा बैक्टीरियोफाज और अब उसके पास ये जो है इकोलाई के पास दो चॉइसेस होंगी, या तो वो लिटिक साइकिल में एंटर हो जाएगा या वो लाइसोजेनिक साइकिल में एंटर हो जाएगा. लिटिक साइकिल में क्या होगा? जैसा कि डायग्राम से जाहिर है, देयर विल बी सिंथेसिस ऑफ मेनी प्रोजेनी बैक्टीरियोफाज या मेनी लैम्डा सिंथेसिस ऑफ मेनी प्रोजेनी लैम्डा बैक्टीरियोफाज. अब आप देखें बैक्टीरियल क्रोमोसोम को कुछ नहीं हुआ लेकिन वायरस पार्टिकल्स जो हैं प्रोजेनी वायरस बनने शुरू हो गए और उसके बाद फिर रिलीज हो जाते हैं फाजेस के और लाइसिस हो जाएगा इकोलाई के साथ. नेक्स्ट आ गई लाइसोजेनिक साइकिल. लाइसोजेनिक में अब आप देखें कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम है इकोलाई का, लेकिन वो जो ऊपर आया था ना लैम्डा बैक्टीरियोफाज, अब देखें उसने इसको यूनाइट कर लिया बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर और इंटेग्रेट होना शुरू हो गया. और रिमेंबर जो पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया था कि नो प्रोजेनी फाजेस आर मेड एट दिस टाइम, कोई वायरस पार्टिकल नहीं बन रहे. हाँ अलबत्ता जब कोई यूवी रेडिएशन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आएगी, सर्टेन केमिकल से एक्सपोज हो जाएगा वो बेचारा इकोलाई, तब क्या होगा? लैम्डा फाजेस जो है ये एक्साइज हो जाएंगे और उसके बाद ये अपनी मजीद कॉपीज बनानी शुरू करेंगे. देन देयर विल बी लाइसिस ऑफ इकोलाई एंड रिलीज ऑफ लैम्डा बैक्टीरियोफाज. I hope so it will be clear. If it is not, you can always ask me again and I can re-explain you in a more easier form. अच्छा, पेज नंबर 229 का लास्ट पैराग्राफ आपने पढ़ना है. And you have to enlist 3 factors which lead to lysogenic or lytic pathways. कौन से ऐसे 2-3 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बैक्टीरिया इस सेल के पास एक चॉइस होती है कि वो लाइसोजेनिक पे चला जाए या लिटिक पाथवे पे चला जाए. नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप लाइसोजेनिक साइकिल पे होता है इंटेग्रेशन हो जाती है वायरल डीएनए की इनटू द सेल डीएनए. ये हमने पहले ही पढ़ लिया है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया. और उसके बाद ये कैसे होती है? एक अटैचमेंट साइट होता है, मैचिंग होती है स्पेसिफिक अटैचमेंट साइट की लैम्डा डीएनए पे और इकोलाई डीएनए पे. जहां कहीं वो मिल रहे होंगे स्पेसिफिक अटैचमेंट साइट होगी, वहां पे जाके वो अटैच हो जाएगा. नाउ दिस इंटेग्रेटेड वायरल डीएनए इज कॉल्ड अ प्रोफाज. प्रोफाज से क्या मुराद है कि ये जो वायरल डीएनए इंटेग्रेट हुआ था बेचारा बैक्टीरियल क्रोमोसोम में, इस पार्ट को कहेंगे प्रोफाज. अब ये म्यूफाज होता है जो कि इंटेग्रेट होता है मैनी साइट्स पे और एक पीएफाज होता है जो एक्ट करता है प्लाज्मिड पे, यानी कि क्रोमोसोम पे जाके अटैच नहीं होगा, ये कभी भी इंटेग्रेट नहीं करेगा, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमली प्रेजेंट होगा. जैसे कि आपको याद है हमने क्रोमोसोमल मीडिएटेड पढ़ी थी, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, प्लाज्मिड मीडिएटेड क्रोमोसोम ट्रांसपोसोम्स, तो ये प्लाज्मिड के तौर पे एक्ट करता है. प्रोफाज क्या होता है? दिस यू हैव नोन कि इंटेग्रेटेड वायरल डीएनए जो होगा उसको हम कहेंगे प्रोफाज. अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और केमिकल से जब एक्सपोज होते हैं सेल्स तो ये अपनी चेंज कर लेते हैं और लाइसोजेनिक लिटिक साइकिल में जाते हैं. Now how do lysogeny in bacteria that is compared with latency in human cells? आपने नाम सुना होगा हर्पीज वायरसेस का, और हर्पीज वायरस जो है ये करते हैं न्यूरल्जियाज. कभी कोई पेशेंट देखा है आपने कि
एक यूनिलैटरल जो है नर्व रूट पे पेन होती है एंड अलोंग द रूट्स ऑफ द न्यूरॉन्स के जहाँ जहाँ वो जा रही होंगी न्यूरॉन्स वहाँ पे उसको पेन होगी, पेन रेडिएट होगी, बाज़ औक़ात बैक पे होती है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट पे पेशेंट्स पे ज़्यादा होती है, हर्पीज़ वायरस 1 होता है, हर्पीज़ वायरस 2 होता है, कुछ जो है वो हमारे और ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में होते हैं। ये जब हम आएगी डिटेल तो पढ़ेंगे। तो हर्पीज़ वायरस क्या करता है, लेट्स सपोज अ पेशेंट इज कमिंग टू यू और उसको हर्पीज़ वायरस की ये न्यूरैल्जिया और ये पेन शुरू हो गई है। अब क्या होगा कि जब उसकी इम्यूनिटी ठीक हो जाएगी तो हर्पीज़ वायरस लेटेंसी में चले जाएंगे और छुप के बैठ जाएंगे अंदर, ठीक है, छुप के बैठ जाएंगे। जब उसकी इम्यूनिटी कम होगी या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होगा तो देन अगेन दे विल सर्वाइव। और जब ये छुप के बैठते हैं हर्पीज़ वायरस, इनको जब इन्फेक्ट करते हैं न्यूरॉन्स को तो ये बना देते हैं लेटेंसी एसोसिएटेड ट्रांसक्रिप्ट्स, LATS, लेटेंसी एसोसिएटेड ट्रांसक्रिप्ट्स बना देते हैं और उसके बाद जो है ये सप्रेस कर देते हैं वायरस की रेप्लिकेशन को, छुप के बैठ जाते हैं। जैसे ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होगा तो दोबारा वायरस जो है वो अपना वार कर देगा। इसी तरह साइटोमेगालो वायरस होते हैं। साइटोमेगालो वायरस क्या करते हैं, ये इनके पास माइक्रो RNAs होते हैं जो कि इनहिबिट कर देते हैं ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर RNA की, और उसके अलावा इनके पास एक प्रोटीन होती है दैट इज RNA प्रोटीन, ये इनहिबिट करती है एपोप्टोसिस। तो सेल जो है वो ट्राई करता रहता है सर्वाइव होने के लिए। तो लाइसोजेनी इन बैक्टीरिया जो है दैट इज कंपेरेबल टू द लेटेंसी इन ह्यूमन सेल्स। और कौन कौन से दो सेल्स होते हैं जो लेटेंट पड़े रहते हैं, एक हर्पीज़ वायरस होता है, एक साइटोमेगालो वायरस होता है। हर्पीज़ वायरस के पास लैक्स होता है और साइटोमेगालो वायरस के पास कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो इनहिबिट करती हैं ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर RNA, और कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो सेल के एपोप्टोसिस को प्रिवेंट करती हैं। So any question and answers are more than welcome. You can write down your questions relevant to this chapter and I will be more than happy to answer them. Thank you, and now we will starting with the second part of our lecture.